नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार एसएससी के लिए जो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 40 वीडियो आने वाली है, उन 40 वीडियो में से आज आप 32वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 31 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में है उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो है बीएसएससी का अभी चुनाव जैसे ही समाप्त होगा उनके बाद में आपको जो है आयोग के द्वारा सूचना जारी किया जाएगा कि आपका चुनाव कब होगा। फिलहाल तो हवा में है, ठीक है। अगर टुडे एग्जाम की कोई भी कंटेंट आपको चाहिए, ई बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, बिहार एसएससी के लिए चाहिए, यूपीपी के लिए चाहिए, एसएससी के लिए चाहिए, रेलवे के लिए चाहिए, तो आपको ये जो मोबाइल नंबर है इसी पे व्हाट्सअप मैसेज करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू ही प्राप्त करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एक दूसरे को मैसेज करके ई बुक का जो है सस्ते में या फिर बहुत कम या फिर ऐसे ही मांग रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अगर आपको मेरी कंटेंट चाहिए तभी तो आप ऐसा कर रहे हो, तो भैया 10, 20, 50 खर्च करके नहीं पढ़ सकते। कहीं तो 999, 1999 का भी मैंने जीके जीएस का क्लास देखा है, ठीक है। और मैं इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए एक जो है ना, जो कॉस्ट लगता है ई बुक बनाने में पैसे लगे हैं, यही ऊपर करने के लिए मैंने एक मिनिमम चार्ज रखा है। वो भी जो है किसी और से आए दिन ग्रुप में झगड़ा होता रहता है, ये मुझसे मांग रहे हैं, ये मुझे बोल रहे हैं, तो ये सब सही नहीं है। आप मुझसे ले सकते हैं, ऐसा भी फ़ी नहीं रखा है कि आप नहीं बाय कर सकते हो, ठीक है। जिनको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले सकते हैं। और जिनको एसएससी का एग्ज़ाम देना है, मैं सजेस्ट करूँगा कि ये दोनों लें। एक तो 30 सेट वाला लें, आप नहीं भी लेते 30 सेट वाला तो भी चल जाता है, लेकिन क्या है एग्जाम अभी ही आपको नहीं हो रहा है, 2 महीना, 2.5 महीना, किसी में 4 महीना भी है ना। तब तक ये आपको अपडेट रखने का काम करेगा। जो कुछ भी बदलेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे, वो सब आप इस 30 सेट में देखेंगे, यानी खुद को रिफ्रेश रखोगे। बाद बाकी ई बुक अपने आप में सफिशियंट है। चलिए, पीके थुंगन समिति तथा पीवी के राय समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, बिहार की एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ चीज़ प्रमुख होते हैं, जैसे समितियां हो गया, किस जाति का नाम हो गया, राज्यों के जो है आपका राज्यों नहीं देशों के राजधानी हो गया, करेंसी हो गया कई सारे देशों की, ये सब क्वेश्चन जो है एक आध फिक्स रहता है बिहार के एग्जाम में। तो पीके थुंगन समिति या पीवी के राय समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। एक बार फिर से बता दूं बंधु, जिनको बिहार एसएससी का एग्जाम देना है वो रेलवे का क्लास जो है एकदम जो है पूरे एकाग्रता के साथ देखेंगे, और जिनको रेलवे का एग्जाम देना है वो बिहार एसएससी वाला प्लेलिस्ट जो है एकाग्रता के साथ देखेंगे। कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ के काफ़ी क्वेश्चन मैच करता है, ठीक है। पर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अन्य प्रमुख समितियों में आएंगे तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एमएल सिंघवी समिति, ये सभी के सभी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। देखिए, अपने इंडिया में त्रिस्तरीय पंचायती ढांचा जो है काफ़ी प्रचलित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है 1959 से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर से होती है। पंचायती व्यवस्था में सदस्यता हेतु आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में सदस्यता के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, और विधानसभा जो होता है आपका स्टेट का असेंबली, वहाँ पर भी 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं पर आपका राज्यसभा में 30 वर्ष, और वहीं पे जो आपके विधान परिषद होते हैं, बीपी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वहाँ भी 30 वर्ष चाहिए, है ना। तो ये कुछ मानदंड है आपकी एंट्री के लिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूनतम उम्र के रिलेशन में। भारतीय संविधान के भाग 9 है और अनुसूची 11 जो हैं ये आपके वर्तमान में ग्राम पंचायत से संबंधित है। देखिए, जब आपका संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय 22 भाग थे, जो अभी भी है, लेकिन अभी क्या फ़र्क हो गया है कि 4 से 4 का ए बना दिया गया था, 9 से 9 का ए बना दिया गया है, और 9 का बी भी बनाया गया है। तो ये 3 एडिशनल भाग बन गए। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर भाग तो 22 ही है, लेकिन अगर ऐसा कोई मुझसे पूछे कि कितने भागों में विभक्त है कुल मिलाकर, तो हम 25 कह देते हैं, जो कि 22 भाग है जो कुल मिलाकर 25 भागों में विभक्त है, क्योंकि ये 3 एडिशनल है जो बाद में बनाए गए जरूरत पड़ने पे। जैसे 4 का ये मौलिक कर्तव्य के लिए बनाया गया, 9 का ये नगर पालिका को रखने के लिए बनाया गया, 9 का बी सहकारी समिति को रखने के लिए बनाया गया। आए दिन एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और प्राचीन काल से पूछते आ रहे हैं। संविधान निर्माण के समय 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हो गए हैं बढ़ के। तो ये कुछ संविधान पे मैं चला गया था, मैं वापस आ जाता हूँ पंचायत पे, ठीक है।
अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? तो 29 विषयों पे अमल किया जाता है जो पंचायत से संबंधित है। वहीं जो अनुसूची 12 होते हैं, 12 शेड्यूल होता है, ये आपका नगर निगम से संबंधित है। और नगर निगम में जो चीज़ों को रखे गए हैं, ये 18 प्रकार के चीज़ों को रखे गए हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। पंचायत और नगर पालिका की जो चुनाव होते हैं, यह स्थानीय निकाय या राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। जैसे अभी 18वीं लोकसभा की चुनाव हो रहे हैं, है ना, कल ही मैं वोट डाल के आया हूँ, मैं ये नहीं बताऊँगा किसको डाल के आया हूँ, है ना। तो ये जो आपका 18वीं लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा की चुनाव हो, विधानसभा की चुनाव हो, प्रेसिडेंट की हो, वाइस प्रेसिडेंट की हो, ये सभी चुनाव जो है ना, केंद्रीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। वहीं पे जो नगर पालिका और पंचायत है, वो राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। इंडिया में त्रिस्तरीय पंचायती पे हर स्तर पे आपका सर्वोच्च संस्था डिमांड करता है एग्जामिनर। तो ग्राम पंचायत होता है ग्रामीण स्तर पे, पंचायत समिति होता है मध्यवर्ती स्तर पे, और जिला परिषद होता है जिला स्तर पे, मध्यवर्ती में ब्लॉक स्तर भी आप कह सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहाँ पे आपका जो स्थानीय स्वशासन है या पंचायती व्यवस्था है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, लागू नहीं होता, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो दिल्ली में भी यह व्यवस्था नहीं है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसकी प्रचलन इंडिया में 1975 से हुआ था, तो कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे यह एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे ही, ठीक है भाई। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में जनवरी 2024 में किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, बात हुई जनवरी 2024 में, फरवरी 2024 में फिक्स हुई, और ये जो है कार्यकाल बाद में संभालेंगे। मैं कहानी बताता हूँ। सबसे पहले इनका नाम है सेंथिल पांडियान। क्या है कि ब्रिजेंद्र नवनीत जो WTO के अंदर भारत का स्थानीय मतलब अस्थाई राजदूत के रूप में कार्यरत थे, तो इनका कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं मार्च के एंड में, ठीक है। तो कोई भी चीज़ एकाएक तो भाई कल समाप्त होगा, आज शाम मतलब तो सिलेक्ट नहीं होगा कोई पर्सन, ये पहले से ही चलता आता है ना। तो उसी प्रकार से सेंथिल पांडियन को ऐसा आपसे कभी महीना नहीं पूछेगा, सिर्फ यही पूछेगा कि 2024 में या फिर हाल में ही किसे WTO के अंदर भारत का जो है राजदूत के रूप में चुना गया है। तो सेंथिल पांडियन किसका स्थान लिए हैं? ब्रिजेंद्र नवनीत साहब को। अब आते हैं WTO पे। WTO की स्थापना 1955 में होती है। ये GATT का स्थान लेते हैं, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड का। इनका भी मुख्यालय जिनेवा में ही था, यानी GATT का, और WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। बहुत सारे चीज़ों का मुख्यालय जिनेवा में है, जैसे रेड क्रॉस का मुख्यालय भी जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है, ठीक है। WHO का मुख्यालय भी है ना। तो ये सब जो है जिनेवा में ही है। इसके अलावा WTO में भारत के राजदूत के रूप में तैनात ब्रिजेंद्र नवनीत, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इन्हीं के जगह पे सेंथिल पांडियान साहब को अपॉइंट किया गया है। हाल में ही लिंडी कैमरून को भारत में ब्रिटेन की महिला उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये क्वेश्चन VVI रहेगी, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि जो ब्रिटेन में PM है ये ऋषि सुनक है, जो सुधा मूर्ति के दामाद है ना, और जो है भारतीय मूल के हैं, है ना, ऋषि सुनक। तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा कुछ बड़ा तो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और उसमें भी ब्रिटेन के तरफ से ये पहली महिला है जो भारत में उच्चायुक्त या राजदूत के तौर पे अपॉइंट हुई है, जिनका नाम है लिंडी कैमरून। तो आपको इसे याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको एक ही बात याद होगा, कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार अधिकार पत्र है ये कब सौंपा गया था और किसके द्वारा सौंपा गया था? तो आपको पता होगा 31 दिसंबर है ना 1600 ईस्वी को, यानी आखिरी दिन 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ऑफिशियल व्यापार अधिकार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया था कि जाओ अब तुम राज करो। इसके अलावा BSF की पहली महिला स्पाइनल मार्च 2024 में सुमन कुमारी बनी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जैसे अभी आपने देखा था है ना कि भाई माधवीपुरी बुच PT उषा जो आपके सेबी में बनी है, PT उषा आपका जो है राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में बनी है। अच्छा, इससे याद आया
कि भाई जो पैरा ओलंपिक कमेटी है उसमें देवेंद्र झाझड़िया साहब को एज ए चीफ अपॉइंट कर लिया गया है, जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं पैरा वाले, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अपॉइंटमेंट को लेकर ये क्वेश्चन था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? तो दिल्ली अधिवेशन 1947 में विभाजन प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। विभाजन प्रस्ताव जो है आपका, जैसे एक तो माउंटबेटन योजना है, तो उस प्रकार से है ना, कैबिनेट मिशन है, तो बताइएगा विभाजन वाला जो है ये किस योजना या फिर मिशन के तहत जो है आपका किया गया था, है ना। भारत और से जो है पाकू अलग हुआ था, बताइएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में होता है, बम्बई के अंदर होता है, उसका नाम गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय होती है, उसी के अंदर बैठक होती है और उस बैठक में 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं और इस बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम साहब होते हैं। स्थापना 1885 में होती है और उस समय अंग्रेज गवर्नर डफरिन होते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम 1887 मद्रास अधिवेशन, ये थर्ड अधिवेशन हुआ करता कांग्रेस का, है ना। फिर से अगली मुस्लिम अध्यक्ष जो बने ये थे भैया रहमतुल्लाह सयानी साहब 1896 में, और इसी 1896 के अधिवेशन में आपका वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है गाया गया था, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है भैया। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्षता किए हैं? तो 3 बार किए हैं, जिनमें 1906 की अध्यक्षता काफ़ी प्रमुख है, क्योंकि 1906 में जो कोलकाता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता संभाले थे तो उसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। वहीं 1929 लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो स्वराज शब्द का प्रयोग करना और पूर्ण स्वराज की मांग करना ये 2 अलग अलग चीज़ हैं, आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला पॉइंट है कांग्रेस के 1960 सूरत अधिवेशन, 1960 लिखा गया है जी, हाँ 1907 लिखिएगा इसको, ठीक है। कांग्रेस के 1907 सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में पहली बार मतभेद उत्पन्न हुआ, 2 भागों में विभाजित होते हैं, गरम दल और नरम दल। आपसे ये भी पूछा जाता है कि गरम दल में नेता कौन थे, तो आप बोलते हो भाई लाल बाल पाल, लाल बाल पाल LBP, है ना LBP, जो आपका है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष, है ना। कांग्रेस के 1916 अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता करते हैं और ये जो 1907 में फूट पड़ा था ये दोनों फिर से मिल जाते हैं और साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से मिलते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 1917 अधिवेशन, इसमें पहली बार महिला अध्यक्षता संभाली थी जिनका नाम एनी बेसेंट है। चूँकि ये पूर्णतः भारतीय मूल की महिला नहीं है, पहली महिला कहेगी तो एनी बेसेंट आंसर होगा, लेकिन जो आपका लाइन है प्रश्न का वो अच्छे से पढ़ें। इस क्वेश्चन में जब आपसे पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता संभाली तो सरोजनी नायडू आंसर करके आइएगा, 1925 में की थी। कांग्रेस के 1920 नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होकर 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के कारण बंद करना पड़ता है ना। महात्मा गांधी का ये दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद देश स्तर का पहला आंदोलन था। वैसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण आंदोलन ही थे, लेकिन वो राज्य स्तर का था, देश स्तर का नहीं था। जो असहयोग आंदोलन होती है वो पूरे इंडिया स्तर का होता था, ठीक है भैया। कांग्रेस के 1924 बेलगावी अधिवेशन, इसमें गांधी जी ने एकमात्र बार अध्यक्षता संभाले थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1931 कराची अधिवेशन, इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता संभाले थे, ये भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कांग्रेस के अध्यक्षता को लेकर के नेताजी वाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, है ना, एज अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। अगले साल इन्होंने फिर से यानी 1939 में फिर से पर्चा भरे और नेताजी भी इधर से खड़े हुए और गांधी जी ने अपना कैंडिडेट पत्ताभी सीतारमैया को खड़ा किया था। हालांकि जीत नेताजी को मिला, है ना, लेकिन नेताजी ने यहाँ पे इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन दे देते हैं कांग्रेस के अंदर, ठीक है, और अपना एक अलग पार्टी का निर्माण करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी के खिलाफ गांधी जी ने अपना किस कैंडिडेट को खड़ा किया था, तो पट्टाभी सीतारमैया आपका आंसर होगा। शेरशाह सूरी के द्वारा रुपया नामक सिक्का चलाया गया था। यह किस धातु के बने हुए होते थे, तो ये चांदी के बने हुए होते थे रुपया, जो आज भी इंडिया का, है ना, करेंसी है। शेरशाह सूरी
कन्नौज यहाँ पे लिखना है, कनौजिया लिखा गया है। कनौजिया एक सरनेम होता है, मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, है ना। तो ये कन्नौज होगा जी, ठीक है जी, कन्नौज होगा। ये मैं करेक्शन करके दूंगा, जानते हैं भैया कि मैं ही लिखता हूँ और टाइम के अभाव में, है ना, तो एक आध वर्ड हो जाता है, लेकिन PDF आपको मैं सही करके देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। शेरशाह सूरी कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध 1540 जिसमें हुमायूं को हराया था और तत्पश्चात सूरवंश की स्थापना किए थे। शेरशाह सूरी का अन्य नाम की बात करेंगे, फरीद खान होते हैं। शेरशाह सूरी GT रोड के मरम्मत भी करवाए थे। शेरशाह सूरी चांदी के रुपया तथा तांबा का जो सिक्का चलाया था उनका नाम दाम हुआ करता था। तो आने वाले दिन में आपने शेरशाह का रुपया बहुत देख लिया, अगर धातु पूछे तो चांदी के रुपया और तांबा का आपका दाम, है ना, इन दोनों का नाम अलग अलग हुआ करता था जो अलग अलग मेटल के बने थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी हुमायूं को एक अन्य युद्ध चौसा का युद्ध में हराया था जो 1539 के दरमियान हुआ था। सल्तनत कालीन इल्तुतमिश ने भी 2 सिक्के चलाए थे। जो चांदी का चलाया था उनका नाम टका है। टका आज कहाँ का मुद्रा है? तो टका आज बांग्लादेश का मुद्रा है टका, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और तांबा का जो सिक्का चलाया था कौन? इल्तुतमिश की बात हो रही है, जो सल्तनत काल के सेकेंड शासक आप कह सकते हैं, हालांकि थर्ड शासक है क्योंकि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, लेकिन अगर वास्तविक फाउंडर कहेंगे तो इल्तुतमिश ही है सल्तनत का, ठीक है। इन्होंने सिक्का चलाया था जिसका नाम था जीतल, है ना, तो ये बना था भैया तांबे का। सातवाहन वंश ने शीशे का सिक्का चलाया था, इसके फाउंडर कौन थे? सिमुक, और इनमें जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी काफी फेमस शासक हुआ करता था। भारत में सबसे पहला स्वर्ण सिक्का कौन चलाया था? तो इंडो बैक्टीरियन चला था। इंडो बैक्टीरियन मतलब इंडिया और अन्य देशों का मिला जुला, ग्रीक वाला, है ना। इसके अलावा तत्पश्चात सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का जो चलाया यह कुषाण शासकों ने चलाया। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कफडीसेस होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने सिडबी के साथ समझौता किया है। ऐसा ही क्वेश्चन इस प्रकार से है, इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने सिडबी के साथ समझौता किया है? तो यह बिहार होगा। सिडबी क्या है? सिडबी एक लघु विकास बैंक है जिसकी मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1990 में हुआ था। इस पे कौन से समिति ने अपनी रिपोर्ट दिया था? तो आप बोलेंगे भैया आबिद हुसैन समिति। कौन? आबिद साहब, आबिद हुसैन समिति के अनुशंसा जो है ये आपका गठन हुआ था सिडबी का। लखनऊ में काफी कुछ चीज का जो है मुख्यालय है। इसके अलावा बिहार सरकार ने जल प्रबंधन परियोजनाओं से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक से अपनी ऋण मंजूरी किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ये विश्व बैंक है और ये IMF है, ये दोनों ही ऋण देते हैं। ये जो कमर्शियल बैंक है और ये जो RBI है ये भी ऋण देते हैं। तो इन सब में क्या फर्क है? ठीक है, तो RBI अपने देश स्तर पे काम करते हैं, है ना। कमर्शियल बैंक जनता को सीधे ऋण देते हैं जो रिजर्व बैंक नहीं देते हैं। कमर्शियल बैंक को ऋण कौन देता है? RBI देता है। विशेष परिस्थिति में RBI भी कमर्शियल बैंक से ऋण लेते हैं, वो रेट का नाम है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ आपने इंडिया स्तर पे समझा। अब ये वर्ल्ड बैंक है और ये IMF है, ये भी ऋण देते हैं किसको? अपने सदस्य देश को जो भी इनमें सदस्यता हासिल कर लिए हैं, ठीक है। तो जो विश्व बैंक है ये लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देते हैं, है ना, और जो IMF है वो शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देते हैं। इन दोनों का गठन 1944 में ब्रेडन वुड्स सम्मेलन की अनुशंसा पे हो गया था। तो 44 में ही फैसला, लेकिन कार्यकाल स्टार्ट किया था 1945 में, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। वर्तमान में विश्व बैंक के हेड जो हैं अजय सिंह बंगा है। कौन है? अजय सिंह बंगा है। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि 2024 में जो टाइम पत्रिका 100 शक्तिशाली व्यक्ति को नॉमिनेट करके रिलीज करता है उसमें अजय सिंह बंगा का भी नाम है, साक्षी मलिक का भी नाम है, आलिया भट्ट का भी नाम है और सत्या नडेला का भी नाम है। ये भारतीय मूल या भारतीय चार, ठीक है भाई। तो ये आने वाले समय में खास करके SSC के जो CGL वगैरह एग्जाम होंगे वहां पे ये क्वेश्चन आप मेरे तरफ से कहीं लिख लेना कि आएगा ही आएगा, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। तो ये हो गया। हाल में ही नीतीश कुमार जी फिर से जो है आपके मुख्यमंत्री पद पे अपॉइंट हुए हैं, तो इनका क्रम आपसे डिमांड करेगा एग्जामिनर, 9वां क्रम है। और आपको बता दूं कि इंडिया में सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री के पोस्ट पे रहने का रिकॉर्ड अभी भी पवन चामलिंग के नाम है
है ना, पीसी के नाम है। लेकिन सेकेंड जो है वो नवीन पटनायक साहब हो गए हैं, एनपी साहब हो गए हैं, और ये है भैया उड़ीसा के। बिहार में लोकसभा के सीट है आपका 40 और राज्यसभा के हैं 16, 56 इंच का सीना, है ना। 2024 पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये पटना ही नहीं, ये एशिया का पहला रिसर्च सेंटर होगा डॉल्फिन के मामले में। इसके अलावा एक आपसे पूछा जाता है कि भाई विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है। लोग बच्चे पटना मार देते हैं, क्योंकि ये जो पटना में रिसर्च वाला खुला है ना, ऐसा नहीं कि आज ही खुल गया, ये प्रस्तावित बहुत दिन से है, ठीक है। तो बच्चे गलती कर जाते हैं, तो ये भागलपुर में है, न कि पटना में है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य, पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अभी उद्घाटन हुआ है 2024 के अंदर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, आज के बाद आप दर्पण का न्यूमेरिकल इस सीरीज में नहीं देखोगे। रेलवे में भी मैंने बता दिया है कि 2 ही बार दिखाऊंगा दर्पण सीरीज से न्यूमेरिकल, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ तो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। बाद बाकी आपके ऊपर है, आप समझते हो या फिर अच्छे से नहीं समझ पाते हो, ठीक है भाई। क्योंकि क्लास में अगर आए हो तो अगर बोरियत फील होता है तब आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं बहुत सारा फैक्ट बताता हूँ, और जो पढ़ने वाले बच्चे मतलब जिनको मन लगता है वही टिक पाता है, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु का एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ पे f का वैल्यू आ गया है आपका दादा 12 सेंटीमीटर, है ना। अवतल दर्पण के सामने, दर्पण कैसा है अवतल, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। इसकी प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से आपको डिमांड है, कोई मीटर में होगा जो भी आएगा, है ना। इसके अलावा बनेगा और प्रकृति होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा ये पूछ रहा है। इसका मतलब मुझे भी पता नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, और u भी दे दिया गया है। 3 ही चीज तो होता है दर्पण या लेंस में, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, है ना। इसी से आप वक्रता त्रिज्या निकालते हो, है ना, f बराबर r/2, है ना। तो ये सब चलते रहते हैं। तो ये आपका दे दिया भैया, u का वैल्यू दे दिया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तीनों आंकड़े से हम सॉल्व करेंगे दर्पण का सूत्र प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले कुछ एक चीज आपको बता दूं जो आपको आजीवन, जब तक आप हैं दुनिया में तब तक आपको याद रहेगा। गांठ बांध लीजिए देहाती भाषा में, बात बाकी लंबे चौड़े किताब आपको बहुत बताएंगे। ऐसा है कि चिन्ह परिपाटी आपके लिए बहुत जरूरी है दर्पण या लेंस की न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। दूसरी, एक ही फार्मूला आप याद करने से दूसरे भी याद कर लेते हैं। दर्पण में प्लस का साइन होता है और लेंस में बीच में माइनस का साइन होता है, और कुछ फर्क नहीं होता है। तीनों में जो मतलब सिंबल है उनका सेम मीनिंग होता है। f का वैल्यू फोकस दूरी है, v का वैल्यू, है ना, प्रतिबिंब की दूरी है, और u का वैल्यू वस्तु की दूरी होती है उस दर्पण से। अब हम थोड़ा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण की तो इतने जिक्र होते नहीं, हो तो घर में भी हम रोजमर्रा के जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। समतल दर्पण से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप छोड़ के मत आना। देखिए, एक समतल दर्पण ए है और एक समतल दर्पण बी है। ये दोनों एक दूसरे से मान लीजिए 45 डिग्री के कोण पे रखे हुए हैं, और एक वस्तु रख दिया है 45 डिग्री के कोण बनाते हुए। तो आपको प्रतिबिंब की संख्या पूछता है, तो इसका सीधा सा सूत्र है 360 बट्टा दोनों दर्पण के बीच या जितने कोण पे वस्तु रखी गई है, तो हम यहाँ थीटा से इंगित कर देते हैं -1। तो 360 बट्टा 45 9 चौका 36, ये आपका हो जाएगा 8 में से 1 गया, तो 7 प्रतिबिंब बनेगा। किस केस में? जब 45 डिग्री के कोण पे रखा गया हो। आई होप आप समझ गए, आप बना लेंगे। इसके अलावा ये हो गया। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भाई एक समतल दर्पण है ना, और एक आदमी का जो हाइट है वो मान लीजिए 6 फीट है, ठीक है। तो इस आदमी की अपनी पूरी प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए दर्पण की लंबाई मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो लेंथ का हाफ होता है दर्पण की लंबाई, ठीक है। तो कम से कम 3 फीट की लंबाई होनी चाहिए, तभी 6 फीट का कोई वस्तु अपनी पूरी प्रतिमा को दर्पण में देख सकते हैं। आपके घर में गोदरेज अलमीरा होगा, उसमें आजकल कांच लगी होती है। आप वहां पे खड़े होते हो तो आपका पूरा प्रतिबिंब दिखता है। क्या वो कांच आपके जितना बड़ा है?
होता भी होगा, नहीं भी होगा, आधा भी होगा, तब भी आपको पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखेगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके समतल दर्पण से। बाद बाकी यहाँ मैंने इन दर्पण सूत्र के सभी का वैल्यू क्या क्या होता है ये बता दिया हूँ। और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कुछ एक बात समझ लेते हैं। ऑल चीज एग्जिस्ट करता है दादा अवतल दर्पण के अंदर, है ना साथियों। देखियो, ऑल चीज कहने का मतलब है छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये जितने भी मटेरियल है ये सभी अवतल दर्पण में ही एग्जिस्ट करता है। उत्तल दर्पण में इतने चीज एग्जिस्ट नहीं करता। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई काल्पनिक प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पे उतार सकते हो, तो आप कहना रियल इमेज को पर्दे पे उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार नहीं सकता है। एक सीधे सीधे अगर हमारा दिमाग सोचे तो ये चीज हमें उल्टा लगेगा, झूठ लगेगा। हमारे आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल तो बनता है लेकिन उल्टा बनता है ना, उल्टा बनता है, रिवर्स बनता है, आर बनता है। ठीक है भाई, और वस्तु से छोटू भी बनता है, स्मॉल बनता है। ठीक है, तो ये आंख की बात हो गई। आंख की जो लेंस है ना, आंख में जो आपका लेंस है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस के भांति, या फिर मानव का दर्पण, मानव का नेत्र जो है उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बहुत हो गई इनके ऊपर थ्योरी, है ना। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भाई आपका एफ का वैल्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर, यू का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, भी मुझे पता नहीं है। और भी जब पता चल जाएगा तो हमें ऑटोमेटिक प्रकृति भी पता चल जाएगा कि रियल है कि काल्पनिक है इमेज, है ना। दर्पण सूत्र आपने देख लिया, है ना। और एक चीज और जो पूछा जाता है, ये मैं पहले बता चुका हूं कि भाई अवतल दर्पण में एक ऐसी कंडीशन जो काल्पनिक बनता है, एक वो कंडीशन है जब आप फोकस दूरी और पोल के बीच में कोई वस्तु को रखोगे। देखिए ये 6 नंबर वस्तु जो है ये फोकस दूरी और पोल के बीच में है, तो 6 नंबर वस्तु की जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे एक काल्पनिक बन रहा है। बाद बाकी जितना आप इधर खसको उतना ही अनंत से पकड़ के प्रतिबिंब को इतना खसकाना, ऐसा ही चलता है। आप देख लीजिए, आपने, है ना, फिर फोकस पे आया तो सीधे अनंत पे चला जाना, फोकस से सीधा इतना दूर आया तो अनंत से सीधे इतना दूर आ जाना। तो इसमें 3 चीज का होता है, एक तो पोल होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा जब आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कोई चीज को रखोगे। तो इस प्रकार से वक्रता केंद्र पे रखोगे तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनती चली जाती है। इस इमेज को ठीक से देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब आते हैं चिन्ह परिपाटी में। ये आपके न्यूमेरिकल में ही काम आएगी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी क्या होता है 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैं तो पढ़ा हूँ, और जहाँ भी हमारे गुरुजी हैं उनको वंदन कि आज तक याद है ना। ये भैया इसलिए होता है चिन्ह परिपाटी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको काम आएगा। ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है, यू भी एफ का तो अभी आपने मान जान लिया, अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं है ये है भाई वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। ठीक है, तो ये यू हमेशा निगेटिव होता है, चाहे तो अवतल दर्पण रहने दीजिए या फिर उत्तल दर्पण रहने दीजिए। यू का जो भी वैल्यू आपका एग्जाम में दिया रहेगा उसको पीछे निगेटिव साइन लगा के आपको सॉल्व करना है, निगेटिव होगा। ठीक है, इसके अलावा वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव। देखिए ये जो प्रतिबिंब की दूरी है ये काल्पनिक रहेगा तो पॉजिटिव होगा और वास्तविक रहेगा तो निगेटिव होगा। क्योंकि अवतल दर्पण में ही दोनों एग्जिस्ट करता है, उत्तल दर्पण में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सिर्फ काल्पनिक ही होता है, तो वहां सिर्फ पॉजिटिव ही माने जाएंगे, है ना। और अवतल दर्पण में अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो निगेटिव साइन लगाओ, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो पॉजिटिव साइन लगाओ, राइट, है ना। इसके अलावा फोकस दूरी दादा, फोकस दूरी जिनके भी दर्पण के बाईं तरफ फोकस दूरी होती है वो आपका निगेटिव होता है, और दाईं तरफ जिसके होते हैं वो पॉजिटिव होता है। तो आप देखिए उत्तल दर्पण इस तरीके से बनता है, दाईं तरफ इसके फोकस दूरी होते हैं, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपके सामने ऊपर भी है। यहाँ पे देखिए बाईं साइड है दर्पण से, तो बाईं साइड रहेगा तो निगेटिव और दाईं साइड रहेगा तो पॉजिटिव। अब आते हैं इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें क्या क्या आंकड़ा दिया गया है, f का वैल्यू 12 दिया गया है ना। तो हम यहाँ पे 1/12 लिख लेंगे। फोकस दूरी कैसा लिखना है हमें, है ना, चूंकि अवतल दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी कैसा हो जाएगा अवतल दर्पण में, निगेटिव हो जाएगा। तो 1/-12 लिख लिया। मैं दर्पण सूत्र लिख रहा हूँ, सिंपली ये लिख रहा हूँ। ठीक है, 1/भी तो मुझे निकालना ही है, तो भी तो मुझे पतोना है ना। यहाँ पे मैंने प्लस का साइन दिया। फिर 1/ मुझे 6 सेंटीमीटर की वस्तु की दूरी दे रखा है, वस्तु की दूरी
ऑलवेज निगेटिव होगा। अब इस वाले साइन को अगर आप देखें तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस साइड काम करेंगे तो 1/v माइनस 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस साइड लाता हूं ये माइनस वाले पोर्शन को, तो इधर है माइनस में 1/12 और इधर से हमारा माइनस वाला आ जाएगा तो प्लस बट्टा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/6 माइनस 1/12 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे दादा 12 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा भैया 1, तो 1/12 हो जाएगा। किसका वैल्यू आया है ना, किसका वैल्यू आया है, तो 1/v का मान आया है। चूंकि 1/12 एकदम पॉजिटिव साइन है, कोई निगेटिव साइन नहीं है ना, तो इसीलिए v का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। चूंकि अगर v में निगेटिव का साइन आ जाता तब तो हम मानते कि भाई प्रतिबिंब कैसा बना, रियल बना, लेकिन यहाँ पे v पॉजिटिव ही आया है मेरा डायरेक्ट, तो इसीलिए प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। तो इसका आंसर होगा 12 सेंटीमीटर एंड काल्पनिक, है ना, 12 सेंटीमीटर एंड काल्पनिक इमेज होगा। यहाँ पे काल्पनिक फील होगा और यहाँ पे 12 फील होगा और यहाँ पे काल्पनिक फील होगा। आई होप आप सभी को मजा आया ये न्यूमेरिकल और ये है ना दर्पण परिवार सीखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था, तो ये रोमर साहब ने मापे थे 1676 ईस्वी में। प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था। अब प्रकाश की थोड़ी सी गुणगान कर लेते हैं। वो प्रकाश नाम के लड़का का नहीं भाई, प्रकाश जो हमें ऊर्जा देता है, जो इस संसार को पोषित करते हैं, है ना, खाली धूप बैड ही इफेक्ट नहीं डालता है भाई, बहुत सारे जो है गुड इफेक्ट डालते हैं। अगर धूप ना हो तो प्रकाश संश्लेषण ना हो, अब प्रकाश संश्लेषण ना हो तो भाई ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन ना हो तो हम ना हो, आप ना हो, कोई ना हो। ठीक है भाई। अब प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, 2 प्रकार के तरंग मेनली हम जानते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके संचरण या गमन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सर्वाधिक होती है। कहने का मतलब वैक्यूम में भी प्रकाश चल सकते हैं, और सबसे जो ऑथेंटिक चाल लिया गया है वो निर्वात के ही जरिए से लिया गया है, और निर्वात में ही मैक्सिमम चाल आंकी गई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वास्तव में सूर्य की जो प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है। ये कैसे पता चलता है, जब हम सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में बट जाती है इस प्रकार से, जिसके ऊपर में सबसे रेड और सबसे नीचे वायलेट होता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जो जितने ऊपर रहेगा उसका तरंग दैर्घ्य उतना ज्यादा है, और तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने से प्रकीर्णन कम होती है। इसीलिए खतरे की सिग्नल लाल रंगों से बनाई जाती है। ठीक है, जो जितने नीचे आते जाएंगे उसकी प्रकीर्णन उतनी बढ़ती जाएगी, है ना, प्रकीर्णन, है ना, और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के उल्टा काम करता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड लगते हैं, 8 × 48 यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। इस प्रकार से भी आप एग्जाम में देखते होंगे। गति का नियम, शीतलन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के 3 नियम दिए गए थे, है ना, तो ये सभी न्यूटन साहब ने दिए थे। अष्टक का नियम न्यूलैंडस साहब ने दिए थे। कहाँ तक लागू होता था, कैल्शियम तक लागू होता था। अष्टक का नियम क्या कहता है कि 1 नंबर चीज और 8 नंबर चीज का गुणधर्म मिलता था, लेकिन यह सिर्फ कैल्शियम तक ही इस बात की पुष्टि कर पाई गई। त्रिक का नियम डोबेराइनर साहब ने दिया था। त्रिक का नियम, है ना, ये औसत वाला चीज था, बीच वाला अन्य 2 के जो है औसत के बराबर गुणधर्म रखते हैं। विसरण का नियम ग्राहम साहब ने दिए थे। ये विसरण का नियम क्या है, कहीं पे जो आप जैसे आम पक गया, कटहल पक गया आपके बारी में या खेत के में घर के पीछे, तो आपको सेंट आता रहता है भाई कटहल पक गया है, पपीता पक गया है, तो ये विसरण के नियम से होता है ना, यानी जो गैस की या फिर खुली हुई सेंट की बोतल वगैरह आपका फैल जाता है, आप परफ्यूम मारते हो, पूरा स्टेशन गमक रहा है, तो ये जो है विसरण का नियम चलता है। तैरने का नियम, लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो है ये आर्किमिडीज साहब ने दिया था। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन साहब E = mc² दिया था। जहां C क्या है आप लोगों से आंसर डिमांड करूंगा, E = mc² में C क्या है। ठीक है भाई, एक ही खेत में एक से अधिक समय पर अलग अलग कतार में फसलों को उपजाने की क्रिया क्या कहते हैं, अंतर फसली क्रिया कहा जाता है। एक सेकेंड बोलिए, अंतर फसल क्रिया कहा जाता है। जैसे आप गांव घर में मसूरी की खेती में तीसी का खेती देखा होगा, ठीक है, तो ये अंतर फसल का क्रिया हो गया। इसके अलावा कृषि के साथ अलग अलग मतलब कृषि के साथ पशुपालन भी आप कर रहे हैं तो मिश्रित कृषि है। जनरली जो छोटे किसान होते हैं ये मिश्रित कृषि में ही भाग लेते हैं, क्योंकि बैल तो रखते ही हैं। जो बड़े किसान हैं उसके पास ट्रैक्टर है भाई, है ना। ढलानों वाली भूमि पर की जाने वाली जो स्लैश एंड बर्न प्रकार की कृषि है इसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। झूमिंग कृषि के भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं, जैसा कि आज तक एग्जाम में मध्य प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश का पूछा है। ठीक है, मैं ये तीनों बता दिया हूँ।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भी बता दिया था कि क्या कहा जाता है, रिकॉल कीजिएगा। कम भूमि पर उच्च उत्पादन स्तर वाली कृषि को गहन कृषि कहा जाता है। यह भी दो उद्देश्य के लिए किया जाता है, एक तो गहन निर्वाह होता है, एक गहन व्यापार होता है। एक तो भाई व्यापार के उद्देश्य से अधिक फसल लाओ, और एक निर्वाह के दृष्टिकोण से भी किया जाता है गहन कृषि की, कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की इच्छा रखी जाती हो। किसी खेती वाले भाग को एक पूरे साल तक अगर छोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं भाई, परती। ये तो सभी जानते हो कि परतीपरात, है ना। इसके अलावा भूटान, नेपाल, श्रीलंका जो भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं, इन तीनों में सबसे कम क्षेत्रफल किसकी है, तो भूटान की है। सबसे कम क्षेत्रफल भूटान की है, और इन तीनों में सबसे बड़ी क्षेत्रफल नेपाल की है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पड़ोसी देश से ना पता नहीं किस रूप में आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे, ठीक है भाई, है ना। तो श्रीलंका, सबसे बड़ा नेपाल, फिर श्रीलंका, और सबसे छोटू इन तीनों में हो जाएगा भूटान, ठीक है। इसके अलावा नेपाल की राजकीय भाषा क्या है, थोड़ा सा नेपाल की गुणगान करेंगे, फिर हम भूटान की करेंगे, और फिर हम जो है एक और कौन था भैया, श्रीलंका का करेंगे, है ना। तो नेपाल की राजकीय भाषा क्या है, नेपाली। उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में। इसके टच में कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, तो सबसे पहले आपरो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये जो है 5 गो टच है नेपाल से। तो आपसे पूछे कि भाई कितने टच है नेपाल से, तो 5 गो टच है। इसके अलावा सबसे अधिक इंडिया में कौन से राज्यों को टच करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है ना। राज्यों की बात हो रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल सीमा नेपाल के साथ भी लगती है, वो तो बात अलग हो गई। इसके अलावा कौन सी कंट्री है जो सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो चाइना है। ये 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये कुछ एक बात हो गई। इसके अलावा एगो सुगौली की संधि आपको याद होगा कि नेपाल के गोरखा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इसके अलावा नेपाल की झंडा पूछा जाता है कैसा है, तो दोहरे त्रिभुज के रूप में है, इसे ध्यान रखेंगे। अधिकांश आबादी क्या है, हिंदू धर्म के हैं। पशुपति महादेव का मंदिर जो है ये नेपाल में स्थित है। सार्क का मुख्यालय जो काठमांडू नेपाल में है, 1985 में गठन किया गया था। आखिरी सदस्य देश अफगानिस्तान थे। वर्तमान में 8 गो सदस्य है सार्क के अंदर। दुनिया को सार्क टैंको होता है जो टीवी पे प्रोग्राम आता है, वो वाला सार्क नहीं है, मछलियों वाला नहीं। सार्क है भाई साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में स्थित है, जिसे वहाँ पे स्थानीय भाषा में सागर माथा कहा जाता है। एक क्वेश्चन मैंने सी पूछा था, ई बराबर mc² में सी क्या है। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है ना। भारत का UPI अपनाने वाला पहला देश नेपाल है, और पहला जो यूरोपियन कंट्री है वो फ्रांस होगा। दोनों बात अलग अलग समझेंगे। पहला देश कहेगा तो नेपाल। ई बुक में मैंने इन सब सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया है, क्योंकि ई बुक जो है ना आपको एक अच्छा लुक देगा। इसीलिए जो आपको पता ही होगा कि जो बच्चे हिंदी में खरीदा उनको इंग्लिश में भी देने की बात की रही, और 50% करके मैं दे भी दिया हूँ, है ना। तो एक फुली रिवाइज जब इंग्लिश में आएगा तो अभी भी काम चालू है उस पर। तो अंग्रेजी में भी मैं जो चीज़ मुझे लगता है कि ये भी आपको देना चाहिए, मैं ऐड करता जा रहा हूँ। तो आपको कोई घाटा नहीं, जहाँ तक फायदा ही होगा। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है। भूटान आता हूँ, भूटान में गया मैं। अधिकांश निवासी बौद्ध धर्म के हैं। भूटान को ड्रिकयुल कहा जाता है, या फिर द लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जोंगखा है। भूटान की राजधानी जो है आपका थिम्पू है, और मुद्रा जो है नगरोटोम है। मार्च 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भूटान का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रैग ग्लाइपो से सम्मानित किया गया, और इस प्रकार से जो पुरस्कार है पाने वाले प्रथम विदेशी है भूटान के लिहाज से। इसके अलावा श्रीलंका में आते हैं। श्रीलंका में अगर आप बात करेंगे तो श्रीलंका भारत का जलीय पड़ोसी देश है। राम सेतु है, मन्नार की खाड़ी है, और पाक जलडमरू मध्य है। ये तीनों सीमा क्रिएट करने का काम करता है। श्रीलंका में आप आएंगे तो जो अभी हाल फिलहाल में रहा है, सबसे पहले कच्छे थेबू द्वीप है, नन्ना थेबू द्वीप है ना, जाफनापराय द्वीप है। कच्छे थेबू कहा गया भैया, ये है। नन्ना थेबू हो गया, जाफनापराय द्वीप हो गया, एलिफेंटा पास हो गया, हम्बनटोटा बंदरगाह हो गया, बोन आइलैंड हो गया। ये सभी के सभी श्रीलंका में है। श्रीलंका से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका की जो है रेलवे ने ये भी पूछ दिया कि भाई श्रीलंका की प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो कंडियान है। कौन है भाई, कंडियान है। इसके अलावा श्रीलंका की नवनिर्मित राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे सिंगली और तमिल है। ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हालिया HDI इंडेक्स रैंकिंग में भारत को 134वां स्थान, श्रीलंका को 78, भूटान को 125 और नेपाल को 146वां स्थान दिया गया है। तो आपको किसी भी लिहाज से क्वेश्चन पूछेगा आप बना क्या होगे। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है, 104.4 डिग्री सेल्सियस होता है।
साधारण जल का 100 डिग्री होता है। और साधारण जल सबसे शुद्ध मतलब साधारण जल जो है, ओके एक सेकेंड, जल का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल होता है, हालांकि जमीन पर गिरने से पहले। लेकिन आजकल तो आप जान रहे हैं अम्लीय वर्षा हो गया है तो फिर नहीं, लेकिन जो ऑथेंटिक वाली वर्षा बढ़िया वाली है ना, प्राकृतिक नेचुरल वाली, तो ये जो है आपका पृथ्वी से गिरने से पहले शुद्ध मानी जाती है। और ये न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल करने का मतलब पीएच वैल्यू न्यूट्रल होती है, न अम्लीय न क्षारीय, साथ होती है। जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल का शुद्धिकरण डिस्टिलेशन आसवन प्रक्रिया से होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। डी में ड्यूटेरियम है जो हाइड्रोजन के समस्थानिक से बने होते हैं, इनका अनुभार 20 होता है। वैसे H2O जो साधारण जल होता है इसका 18 होगा, 2 भाग हाइड्रोजन का है और 18 जो आता है ऑक्सीजन से आ जाता है, साइज 16 जो है ऑक्सीजन से आ जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जो आपके पास है, कौन से भाई? प्रोटियम, ट्रोटियम, ट्रिटियम, है ना। आवर्त सारणी में बाएं साइड स्थित यह जो है पहला अधातु तत्व है हाइड्रोजन। इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। ये ज्वलनशील गैस होती है। हाइड्रोजन की अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो है ये वनस्पति तेलों से डलडा बनाने वाली अभिक्रिया होती है। किसी द्रव्य का दाब बढ़ाने से क्वथनांक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। किसी द्रव्य में अगर आप अशुद्धि मिलाते हो बाहर से तो भी क्वथनांक बढ़ेगा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का इस्तेमाल जो है मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक मतलब न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। कैडमियम और बोरॉन की छड़ नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोलर के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करती है। वर्तमान समय में कुल 22 से अधिक मुख्य नाभिकीय रिएक्टर हैं इंडिया में, ये ध्यान भी रखेंगे, है ना। संसद के विभागाई अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो भैया 31 सदस्य होते हैं। संसद के विभागीय अस्थायी समिति में अधिकतम 31 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 21 सदस्यों जो है लोकसभा से यानी स्पीकर के द्वारा आता है और 10 सदस्य राज्यसभा से यानी जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं यानी उपराष्ट्रपति साहब उनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। संसद में अगर आपको बात करेगा कि भाई विभागीय कितने अस्थायी समितियां हैं तो 24 है। लोक लेखा समिति में 22 को सदस्य होता है, ये भी अस्थायी सदस्य समिति में आ जाता है। ठीक है। तो इसमें 15 लोकसभा का और 10 राज्यसभा का। भाई ये आप मत बोलना कि इसमें 31 कहाँ है, तो 31 मैक्सिमम हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है। प्राक्कलन समिति में सदस्य की संख्या 30 होते हैं और ये ओनली लोकसभा से होते हैं, ये कोई भी राज्यसभा से इसमें नहीं होते हैं। भारत की संसद की बात करेंगे 79, राज्यसभा की बात करेंगे अनुच्छेद 80 और लोकसभा की बात करेंगे अनुच्छेद 81, है ना। इसके अलावा मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व कौन सा है? तो देखिए कैल्शियम है। देखिए आप तत्व जो है ना किसी चीज को भी कह सकते हो, धातु को भी कह सकते हो, मेटल को भी कह सकते हो, नन मेटल को भी बोल सकते हो, सेमीकंडक्टर को भी बोल सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे धातु तत्व लिख दिया, यानी मेटल वाला तत्व कौन सा सबसे ज्यादा शरीर के अंदर? तो कैल्शियम है। वैसे अगर पूछता कि शरीर के अंदर सबसे ज्यादा क्या है तो O2 है, ऑक्सीजन है। वैसे अगर पूछता शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले यौगिक कौन सा है तो H2O है, क्योंकि आप जानते हैं यौगिक मतलब एक से अधिक चीजों के साथ मिलकर जो फॉर्मेट होता है उसे यौगिक कहा जाता है। ठीक है भाई, वो भी एक निश्चित अनुपात में। इसके अलावा मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, दूसरा स्थान कार्बन का है। तत्व की बात कर रहे हैं, धातु की बात करेगा तो आपका कैल्शियम होगा। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला यौगिक जल है, ऐसा लिख भी दिया हूँ। भूप्रपट्टी पे सबसे अधिक पाए जाने वाली तत्व ऑक्सीजन है, लेकिन भूप्रपट्टी पे सबसे अधिक जो धातु पाया जाता है एल्युमिनियम पाया जाता है। ग्राफ के माध्यम से ई-बुक वगैरह में समझा चुका हूँ। वायुमंडल में सबसे अधिक आपको नाइट्रोजन गैस 78%, दूसरा स्थान ऑक्सीजन का है। पृथ्वी के कोर में, कोर जो होता है ना करोड़, जिसे गुरुमंडल भी कहा जाता है, पृथ्वी के सबसे भीतरी लेयर है, तीसरा लेयर है, तो उसमें आपको नीफे की बहुलता होगी, निकेल और फेरस की बहुलता होगी, निकेल और लोहा की बहुलता होगी। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। विटामिन B12 कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है भाई, जिसे साइनो कोबालमिन कहा जाता है। मौर्य काल के दौरान सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हरा के, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा के चाणक्य के सहायता से किया था। मौर्य के जो दरबार में मेगास्थनीज रहते थे, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा, है ना। और मौर्य के जो इंडिका पुस्तक है ये भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। ये भी आने वाले दिन में, चूंकि ये बीपीएससी प्रे में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिका के अकॉर्डिंग भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया था, तो 7। मौर्य काल में राजस्व संग्रह का मुख्य अधिकारी पर्यवेक्षक जो होता था वो समाहर्ता कहलाता था। मौर्य काल में गवर्नर या जिला मजिस्ट्रेट, आजकल का जो डीएम है, वो उस समय प्रादेशिक कहलाता था। कोषाध्यक्ष को मौर्य काल में सन्निदाता कहते थे। और प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान जो है ये विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। ठीक है।
प्रसिद्ध हंसदेव वन भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। हंसदेव अरण्य वन जो है ये छत्तीसगढ़ में है। इसी को संरक्षित करने के लिए 2024 का गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार जो है शुक्ला साहब को दिया गया है, आलोक शुक्ला को। ठीक है, ये जो हंसदेव बागो है, हंसदेव अरण्य वन है, इसे जो है छत्तीसगढ़ के लिहाज से छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला लौह खान भी है। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से 2000 में अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ में आएंगे 75 दिनों तक चलने वाली बस्तर दशहरा चलती है, पोला महोत्सव चलती है, सुआ, सैला, पंथी, पाली, राउत, नाचा, पंडवानी इत्यादि ये सब जो है लोक नृत्य का फॉर्म है, छत्तीसगढ़ में होती है। 100% हर घर जल वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में किया गया था। इसका लक्ष्य था कि 2024 तक हर ग्रामीण घर में जो है ना जल की फैसिलिटी उपलब्ध करा देना। यह ग्रामीण जो है आपका जल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ग्रामीण कहना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, जल मंत्रालय कहिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, देखिए जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एक जल दूत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। कुआं में जल का लेयर पता लगा रहा था। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अभी हाल में ही जल सर्वेक्षण किया गया है, यानी जल स्रोत का पहला जनगणना समझ लीजिए। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जल की जो उपलब्धता पाई गई ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में पाई गई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक जल की उपलब्धता जो है 97% ग्रामीण क्षेत्र में पाई गई। इसके अलावा सबसे ज्यादा जल जो है तालाब में स्थित है वर्तमान में। ये मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, करंट वाले क्लास में ये पढ़ा चुका हूँ, करंट वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब है इसी जनगणना में, यानी जल वाला जनगणना में। जल संरक्षण में पहला स्थान महाराष्ट्र को दिया गया है। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन बना था? तो आपका गोवा बना था। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित? जो ब्लू फ्लैग है ये समुद्री तट को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल खरा उतरता हो। अगर ब्लू फ्लैग वाले समुद्री तट की बात करेंगे तो इंडिया में ऐसा नहीं कि सैकड़ों हैं, गिनी चुनी है। तो कौन कौन से हैं आइए। शिवराजपुर ये गुजरात में है, जो आपके बिहार SSC CGL जो 3rd आया था जिसकी एग्जाम कैंसिल हुई थी। पहला पाली जिसकी एग्जाम कैंसिल हुई थी, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, घोघला द्वीप कासरगोड, पबुद्री कर्नाटक, कप्पर केरल, ऋषिकुंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच उड़ीसा, राधानगर बीच अंडमान निकोबार, तमिलनाडु में कोवलम, पडिचेरी में ईडन, थुंडी और खिदमत लक्षद्वीप में। तो ये सब जो है आपके ये ब्लू फ्लैग से सम्मानित द्वीप है, बीच है। इसके अलावा भारत मानक ब्यूरो के द्वारा जो ईको मार्क दिया जाता है, ईको मतलब जैसे आप इको फ्रेंडली जानते हो ना, वैसे ही पर्यावरण के अनुकूल जो चीज हो उसको इको मार्क दिया जाता है। और कृषि खाद्य पदार्थ पे जो है एग मार्क दिया जाता है। एग्रीकल्चर से लिया गया है AG, ठीक है, और इको सिस्टम से ECO लिया गया है। ठीक है, पोलियो और खसरा के रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? MMR वैक्सीन दी जाती है। DDP का वैक्सीन या का टीका, डिफ्थीरिया, कुकुर खांसी और पर्टूसिस कुली कुकुर खांसी को ही कहते हैं। टेटनस, डिफ्थीरिया और पर्टूसिस के लिए दिया जाता है। BCG का टीका ट्यूबरकुलोसिस यानी TB से रोकथाम के लिए। छोटी माता तथा जर्मन खसरा से बचाव के लिए हम क्या देते हैं? रूबेला वैक्सीन का टीका। टीकाकरण के पिता के रूप में हम एडवर्ड जेनर को जानते हैं, जिन्होंने चेचक के टीके का पता लगाया था, है ना। जो इसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपका लुई पास्चर ने खोजा था हो, देखो ना, रेबीज का टीका का खोज लुई पास्चर किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है। चेचक वायरस से होने वाला एक रोग है जिसे छोटी माता भी कहते हैं। और चेचक से बचने के लिए कौन सा डांस किया जाता है? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिमांड करता हूं, आप लोगों से बताइएगा कि भाई, है ना, एक ऐसा डांस जो वहां की महिलाएं समझते हैं कि ये डांस करने से हमारे बच्चे में चेचक नहीं होगी। ठीक है, बताइएगा कौन सा डांस का नाम है। ऑप्शन देता हूँ, ब्रीटा, ग्रीडा, है ना, और दो ऑप्शन मान लीजिए, एगो सुआ, एगो राउत, बताइएगा। इसके अलावा रेगिस्तान तथा स्टेपीज प्रदेश में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? एरिमोफाइट्स कहा जाता है। जल में उगने वाले पौधे को जलोदभिद कहते हैं। चट्टानों में उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहा जाता है। दलदली भूमि में जो पौधे उगते हैं उसे हेलोफाइट्स कहते हैं। बिना मिट्टी के पौधे का संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाते हैं। मिट्टी के ईंधन को पोडोलॉजी कहते हैं। इंडिया में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी है? तो 8 प्रकार की। और सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़। दूसरा स्थान पे लाल मिट्टी और तीसरा स्थान पे काली मिट्टी।
2020। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बर्जीलियस ने किया था 1838 में प्रोटीन की। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है और प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है, या फिर जब प्रोटीन टूटता है तो एमिनो अम्ल में बनता है। तो एक दूसरे दोनों तरफ से समझिएगा। जैसे आप तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन को समझते हो, ब्रिक का इकाई नेफ्रॉन को समझते हो, वैसे आप प्रोटीन की इकाई समझ सकते हो एमिनो अम्ल है। ठीक है भाई, है ना। ये बिल्कुल ऑफिशियली बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता दिया हूँ। मानव शरीर में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को पेप्सिन, रेनिन ये सब कहते हैं। रेनिन जो है दूध से आने वाले प्रोटीन केसिन को पचाता है। ये पार्टिकुलर अलग काम करता है दूध वाले प्रोटीन पे। प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोरकर नामक बीमारी होते हैं। ठीक है। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। बाद में अलग अलग विटामिन को अलग अलग वैज्ञानिक ने खोजा और नाम दिया। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, बाद बाकी वसा में घुलनशील विटामिन है। शरीर में ऊर्जा का स्रोत जो है वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। विटामिन ऊर्जा देता है कि नहीं देता है? ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के क्लास नंबर 32। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और कोई भी कंटेंट अगर आपको चाहिए, टुडे एग्जाम के जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक करके आप व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।